ठीक है। उनका क्वालिफिकेशन क्या था, उनका क्वालिफिकेशन ये था कि वो नेहरू जी के वो फ्रेंड थे, बस उनका यही है क्वालिफिकेशन। वो नेहरू जी के बेहद करीब थे तो उनको वहां पर रख दिया। कोई बात, चलो अभी स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेहरू जी के पास थे, उनके पास थे दो ऑप्शन। ठीक है, टू लीव द ट्राइबल ऑन देयर ओन डेस्टिनी, जो कि नेहरू जी को मंजूर नहीं था, एंड कंप्लीटली असेंबल इन द मेन स्ट्रीम, ये किसको मंजूर नहीं था, ट्राइबल्स को मंजूर नहीं था। तो फिर नेहरू जी ने यहाँ पर मतलब बोलते हैं एक इधर पार्ट को उन्होंने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल इन द मेन स्ट्रीम। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल इन द मेन स्ट्रीम, बस यहाँ पर 3-4 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। नेहरू जी ने बोला था कि प्रिजर्व द हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, उन लोगों पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे कल्चर पे कोई एंक्रोचमेंट ना करे। ठीक है, हमारा जो है लिविंग सिस्टम या जो हमारा जो सोसाइटी है उस पर कोई एंक्रोचमेंट ना करे। ठीक है, तो नेहरू जी ने बोला था कि हम लोग को उनके जो कल्चर और हेरिटेज है उसको हम लोग प्रिजर्व करके रखना होगा। ओके, एंश्योर देम दैट नो आउटसाइडर इन्फ्लुएंस इन देयर एरिया। ठीक है, उनको ये मतलब हमें उनको अपने विश्वास में लाना होगा कि हमें जो है ट्राइबल एरिया के लोगों जो एरिया है वहां पर कोई भी आउटसाइडर जाके उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। यहाँ तक कि अभी जितने भी आईएएस आईपीएस जो पास आउट होते हैं, ठीक है, जो जहाँ पर है ना रेस्ट्रिक्टेड एरिया ट्राइबल्स के, तो वहां पर वो मतलब वहां पर उनको वो जाके वहां पर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर जो ट्राइबल एरिया है, अगर कोई आईएएस आईपीएस बन के कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाता है, हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट में जाता है वो मतलब वहां के ही लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोग को भी इजाजत नहीं रहता कि आप जो लिमिटेड एरिया है जो ट्राइबल के लिए प्रिजर्व एरिया है आप वहां पर जा भी नहीं सकते। रूल तो करना दूर की बात है, उनके लिए पॉलिसी बनाना अलग बात है, आप वहां पर जा भी नहीं सकते। अगर आपको जाना है तो वहां के लीडर्स का, वहां का जो ट्राइबल लीडर है उससे आपको जाकर इजाजत लेना होगा। तो वहां का तो फिर सिस्टम कैसे चलता होगा, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चलता होगा, तो ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा में कौन लोग रहेंगे, वही ट्राइबल के कुछ मेन लोग रहेंगे और उन लोग जाके कनेक्ट करेंगे अपने आप को मेन स्ट्रीम से, और वो जो भी मतलब जो भी सरकार जो या गवर्नमेंट जो उनको बेनिफिट दे रही है वो लाके ट्राइबल्स में लोग मतलब अच्छे से उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या मेन स्ट्रीम पे जो सरकार जो उनके लिए बेनिफिट निकाल रही है वो उसको लाके ट्राइबल एरिया में लोग उसका प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, वहां पर आईएएस आईपीएस का कंट्रोल नहीं चलता। ठीक है, उन लोग का मतलब जो भी है अपना ग्राम सभा उन लोग ही वहां पर कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इससे मतलब हो गया कि उन लोग का कंप्लीट इंटीग्रेशन भी हो गया, उन लोग का प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर भी हो गया। ठीक है, और कोई भी बाहर से कोई आदमी वहां पर नहीं जा रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना, जो भी करेंगे वो ग्राम सभा वहां पर देख लेगी। ठीक है, तो नेहरू जी ने यहाँ पर भी अपना पंचशील, यहाँ पर भी उन लोगों ने मतलब पंचशील नेहरू ने यहाँ पर भी बनाया। ठीक है, ये पंचशील कहाँ पर था, वो फॉरेन रिलेशन और यू कैन से रिलेशन विद आवर नेबर्स के साथ उन लोगों ने अपना पंचशील बनाया था, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि फॉरेन रिलेशन पंचशील। ठीक है, जो यहाँ पर पंचशील है इसको बोलेंगे ट्राइबल पंचशील। ठीक है, तो यहाँ पर नेहरू के कुछ 5 पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट था नेहरू का, ट्राइबल शुड बी डेवलप अलोंग देयर ओन कंडीशन। ठीक है, हाँ, ट्राइबल को अगर तुम्हें डेवलप करना ही है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि ट्राइबल एरिया या वहां के बसे हुए लोगों को मुझे जाके या इंडियन गवर्नमेंट को डेवलप करना है, तो डेवलप करने में इतना ध्यान रखना कि उनके जो राइट्स है उसका कोई एंक्रोचमेंट ना। ठीक है, डेवलप द ट्राइबल ऑन दैट ओन कंडीशन। ठीक है, अगर मुझे वहां पर स्कूल खोलना है, ठीक है, तो मुझे जाके पहले वहां से ग्राम सभा से या वहां की जो है लीडर्स उनसे मुझे बात करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, आप कैसा चाहते हैं, तो वो जैसे बोलेंगे
वैसे हमें वहां पर डेवलपमेंट का काम करना होगा। डेवलपमेंट करते करते ये मत भूल जाना कि वहां पर ट्राइबल्स भी रह रहे, ठीक है। नहीं मुझे रोड बनाना है तो मैं यहाँ का सब घर भी सब तोड़ दिया, यहाँ के सब जंगल विंगल सब मैंने उजाड़ दिया और बोल दिया कि यहाँ पर मैंने देखो मैंने कितना डेवलपमेंट का काम किया, ठीक है। डेवलपमेंट करो बट ऑन दैट ओन कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट था देयर राइट ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। उनका जो लैंड पे जो राइट है और जो उनका जो फॉरेस्ट पे राइट है, फॉरेस्ट रिसोर्स पे जो राइट है, इट शुड बी रिस्पेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड एज वेल एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये इसको भी हक नहीं है कि उनके ट्राइबल्स के लैंड या फॉरेस्ट रिसोर्स के राइट पे कोई भी वहां पर जाके उसका एंक्रोच करे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, ये मतलब आपको मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये अगर मेंस में आएगा तो ये पंचशील के ऊपर ही बेसिस करके आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ट्राइबल शुड बी डेवलप ऑन देयर ओन कंडीशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था कि देयर राइट ऑन लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, टीम ऑफ ट्राइबल शुड बी ट्रेन्ड इन वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर उन लोग को डेवलप करने के लिए कोई बाहर से तो आदमी जाएगा नहीं, ठीक है। तो उन लोग को डेवलप करेगा कौन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, तो वहां के लोग संभालेंगे ना। तो उन लोग को वहां से उठाओ, जो मेन मेन लीडर्स उन लोग को वहां से उठाओ, ठीक है। जो जिसके पास ज्यादा इसका कुछ दिमाग चल रहा है, तो मतलब उसके पास ज्यादा नॉलेज है, तो उसको वहां से उठाओ, उसको ट्रेन करो कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, और उसी इंसान को वहां पर डेवलपमेंट और क्या बोलेंगे उसको, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहां पर भेजो, ठीक है। ताकि उन लोग को भी बना रहे कि हाँ हम लोग अगर इंडिया के साथ है तो हमारा जो है पूरा जो सिस्टम है वो सेफ है। अगर हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रहा है तो कौन कर रहा है, वो हमारे लोग ही है जो हमारे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनको साथ में लेके चलना भी है, बट बाय प्रिजर्विंग द राइट कल्चर हेरिटेज एंड द मतलब इन लोग का ओन कंडीशन, ठीक है। फोर्थ, ट्राइबल एरिया शुड नॉट बी ओवर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मल्टीपल स्कीम, ठीक है। मतलब यहाँ पर उन लोग को ओवरलैप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और बना दिया स्कीम, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट उठेगा बोलेगी तुम कौन होते, ये जो ट्राइबल है ये तो हमारे एरिया के तो हम बनाएंगे। तो वहां से उठेगा उन लोग का ट्राइबल ग्रुप, वो बोलेगा तुम कौन होते, मैं हूँ, आप लोग ने मुझे दिया है ना राइट, तो मैं यहाँ पर मैं डेवलप करूंगा, ठीक है। तो उन लोग के ऊपर ओवरलैपिंग या ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके उन लोग के लिए सिंप्लीफाई करना, हम लोग को उन लोग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हार्ड नहीं करना है, उन लोग को सिंप्लीफाई करना है। जितना भी स्कीम है हम लोग को पूरा बॉटम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक हमें ध्यान रख के अपना स्कीम हमें डेवलप करना है, ठीक है। ताकि उन लोग को ट्राइबल एरिया में किसी को कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। no one has the right to show their superiority in their area from outside people as they have to develop their own, ठीक है। वहां पर जाके कोई भी बोले कि मैं ये इलाके कलेक्टर हूँ या आईपीएस हूँ, तो आई हैव द पावर टू डू एनीथिंग इन योर एरिया, so you are going to suspend, ठीक है। no one having the power to show that security in their area who had come from the outside, ठीक है। आप हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्कीम निकालना है निकालो, लेकिन आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि ये स्कीम मैंने निकाला तो ऐसे ही यहाँ पर होना चाहिए। वो ग्राम सभा देख लेगा कि उसे कौन से पॉइंट्स को यहाँ पर लगाना है और कौन से पॉइंट्स को यहाँ पर नहीं लगाना है। ये पावर गवर्नमेंट के पास, सॉरी पंचायत सभा के पास है। और ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशल गवर्नर अपॉइंट होता है ना,
अंडर द सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो अपना देख लेगा, गवर्नर और ग्राम सभा वहां पर देख लेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं, आप यहाँ पर हमें आंसर ना बताओ, ठीक है। तो ये जो है ये में 5 पॉइंट है, ठीक है। अंशुल यहाँ तक क्लियर है? चांदनी दुबे? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग ने इतने बड़े बड़े बात तो कर लिए, लेकिन अब उन लोग को देना भी है, ठीक है। देना मतलब उन लोग को, हम लोग ने जो भी उन लोग को प्रॉमिस किया है, तो हम लोग को वो सब प्रॉमिस तो पूरा भी करना है ना। हम लोगों ने ये सब बोला कि हम आपको ये देंगे, हम आपको मतलब सिक्योरिटी देंगे, आपके कल्चर में हम आपको प्रिजर्व करके रखेंगे, तो वो सब जो वादा हमने किया उसको हम लोग को देना भी है। हम लोग को उन लोग को वो सब शो भी करना पड़ेगा। नो, वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर आल्सो डूइंग फॉर यू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर समथिंग नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ किया गया है, ठीक है, और करना भी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट रांची के साइड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा सबसे ज्यादा। वर्ल्ड में ट्राइबल बोलूं तो, अगर पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल बोलूं तो अफ्रीका में टैंजानिया, केनिया, ठीक है, अफ्रीका, पूरा अफ्रीका को मान, ठीक है। वहाँ पर तो ज्यादा ट्राइबल मतलब उन लोग का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। वहाँ पर अभी भी कितने सारे एरिया है जहाँ पर लोगों को रोटी नहीं मिलता। एक रिपोर्ट पढ़ा था, वहाँ पर जो लोग है ना, वो मिट्टी को ऐसा चलनी पे छानते हैं, वो बारीक बारीक होता है ना, जिसमें कंटेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं, और उससे वो रोटी बना के उसमें घास को खिलाते हैं, ठीक है। If you want that PDF, then I can send you that PDF or that video link, ठीक है। तो मतलब हम लोग को अनाज मिलता तो हम लोग देखते, तो वहाँ पर तो लोग तो वो अनाज भी एक या आधा रोटी भी अपने जीवन में नहीं उन्होंने देखा, उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि ये गेहूं चावल होता है, ठीक है। तो हम लोग को नहीं गवर्नमेंट मतलब बोलूँ ना, वहाँ पर एक तो ये है कि वो स्टेबिलिटी नहीं, ठीक है। वहां पर तो गोल्ड माइंस है, वहां पर माइंस बहुत बड़े बड़े, लेकिन अभी भी वो जो माइंस है ना, वो आउटसाइडर्स के कंट्रोल में, फ्रेंच के कंट्रोल में, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में अभी भी है। हाँ हाँ, यू आर इंडियन। तो ऐसा है, लेकिन बोलते हैं एक मतलब वो नेचुरल रिसोर्स का उन लोग को मतलब एक आशीर्वाद है, ठीक है। वहां पर जो बनाना का जो क्रॉप, बनाना का जो उन लोग का जो फ्रूट मिलता है, तो मतलब उन लोग का बेसिक स्टफ है बनाना। दिन में, दोपहर या शाम को उन लोग के खाने में बनाना तो मिलता है, ठीक है। तो एक उन लोग के लिए सपोर्ट है बनाना, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं, मतलब मैं पूरे अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर लोगों को पता नहीं होता कि गेहूं या ये चावल किस तरह से, ठीक है। भात की रोटी बना लो, इसमें थोड़ा सा मिट्टी या जैसे उन लोग चांदी पे चाल के रोटी बनाते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड। और उन लोग का अगर लाइफ एक्सपेक्टेशन बोलोगे तो 28 to 30। ऑफ कोर्स आप अगर मिट्टी खाओगे तो आपका बॉडी का क्या हाल है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेशन उन लोग का 28 to 30, 32 है। तो बहुत दर्दनीय स्थिति है उन लोग की, बहुत दयनीय स्थिति है। अफ्रीका के अभी बहुत सारे है इलाके, ठीक है। तो बात करते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल या आर्टिकल थे जो आपको पता होने चाहिए, और ये सच में एग्जाम में प्रीवियस में पूछे जा चुके, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332, ठीक है। आर्टिकल 330 एंड 332, ठीक है। ओके,
Article 330 and Article 332 provide for the specific representation through the reservation of seats of SC and ST in Parliament and in the State Legislature Assembly. ठीक है, ये जो है Article 330 it is for the Parliament और जो है Article 332 it is for the State Legislature. ठीक है, हमने तो उन लोग को बोल दिया कि हम लोग ने उनको लोग को मतलब उनके हिसाब से उन लोग के लिए हम लोग पॉलिसी बना के देंगे, ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि उन लोग को प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, हमें पता भी तो चलना चाहिए कि उन लोग को प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो हम लोग अपने से तो कुछ ऐसी नहीं कर सकते ना। पता चला कि हम लोग जो ऐसी कर रहे हैं उन लोग का प्रॉब्लम उससे उल्टा हो, तो हम लोग तो खुद से तो कुछ ऐसी नहीं कर सकते। तो वहां का कोई तो ऐसा लोग होगा, मतलब कोई तो ऐसे एक पर्सन को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा जो उन लोग के प्रॉब्लम के बारे में बात कर सके, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 प्रोवाइड द स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, थ्रू रिजर्वेशन ऑफ एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द पार्लियामेंट एंड इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन ये दोनों के ऊपर बहुत बार पूछे जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर बाद में और एक आता है आर्टिकल 243 डी। ठीक है, आर्टिकल 243 डी, ठीक है, डी प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ एससी एंड एसटी इन द एवरी पंचायत। ठीक है, 332 हो गया पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, 332 हो गया स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के लिए, फिर बाद में आर्टिकल 243 डी हो गया किसके लिए? पंचायत के लिए। ठीक है, पंचायत के लिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 डी प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ एससी एंड एसटी इन द एवरी पंचायत। बात करते हैं आर्टिकल 233 टी। ठीक है, आर्टिकल 233 टी प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ एससी एंड एसटी इन एवरी म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी इन एवरी म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 233 टी there should be the reservation for SC and ST in the municipality। ठीक है, ओके। और यहाँ पर खास करके कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में और लाया गया, दिखाई दे और कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया फिफ्थ शेड्यूल एंड फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल तो सब जगह एक बार हम देखते हैं ना सर, कौन कौन सा? और 233 टी, ये 233 सर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। आर्टिकल 233 टी अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस।
क्या है, क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जज। जज किसने बोला? नहीं मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनली बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, मतलब 233 का सर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, वो बोल रहे हैं। एक मिनट सर, मैं आपको फोटो इंस्टा का फोटो भेजता हूँ। ये आर्टिकल 233 है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 233 टी। टी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, टी यहाँ पर मैंने मेंशन किया और है सर टी। आर्टिकल यहाँ पर सिर्फ दिखाई दे रहा है 233, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 233 टी है, टी टी। वही है ना, भेजो उसको। तो फिर मैंने यहाँ पर मैं टी को मैंने हाईलाइट क्यों किया? इसके लिए ना, सेंड हिम। सर वो टी दिख ही नहीं रहा था ना मेरे को, इसलिए पूछा। नहीं सी ना, यहाँ पर मैंने अच्छे से मैंने इसको मेंशन किया है, टी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है टी। अगर मैं यहाँ से अगर मैं टी हटा दूं तो ये आर्टिकल का मीनिंग इसका पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए तो मैंने यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके दिया है, सेंड कर दिया। ओके, अब बात करते हैं शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के बारे में। ठीक है, बात करते हैं शेड्यूल 5 एंड 6 के बारे में। 5 के बारे में पहले बात करते हैं। इसका क्या है ना, ये तो है ना शेड्यूल 5 ये सब ट्राइबल एरिया में लागू, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर जो है ना शेड्यूल 6 जो है ना, इट इज ओनली अप्लाई इन द आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बिकॉज क्योंकि वहां के जो लोग हैं उन लोग को एक्स्ट्रा डिमांड होता है ना, उन लोग को हमेशा डर लगा रहता है कि हमारा जो है वो आगे, मतलब क्यों मैं आपको मैं अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है। मतलब उन लोग को हमेशा डर लगा रहता है कि हमारा जो है कल्चर अच्छे से प्रिजर्व है। वो हमेशा वहां पर जितने भी है ना नॉर्थ ईस्ट में जितने भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुए वो लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे ही हुए, ठीक है। आवाज तो नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? अंशुल आपको आवाज आ रहा है मेरी? हाँ सर, आ गया। ठीक है, जो है ना ये आर्टिकल, ये सॉरी फिफ्थ जो है ना, 5th शेड्यूल, वो पूरे ट्राइबल एरिया के लिए ये एप्लीकेबल, ठीक है। लेकिन जो 6 है ना शेड्यूल 6, ये सिर्फ कहां पर एप्लीकेबल है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे में ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको रद्द कर दूं पूरा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंशुल आपको यहाँ पर क्या था प्रॉब्लम, आपको ये समझ में आ गया? हाँ सर, वो मैं बोल रहा था सर वो 243 है, 233 नहीं है। कौन कौन था? आर्टिकल 243 है। 243 नहीं भाई, वो सी आर्टिकल 243 डी, ये कौन सा पंचायत के लिए। फिर बाद में आर्टिकल 233 टी, ये म्युनिसिपैलिटी के लिए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 के बारे में। उसको वो लीजिए ना।
नेक्स्ट चले, designated scheduled area in the large part of India, ठीक है, in which कौन सा शो है 243 एग्जैक्टली सर, मैं वही बोल रहा था सर। क्योंकि सर 233 का अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस है और तुमने कौन सा भेजा? 243 का यही भेजा ये अंशुल को जो भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड ये इंडियन कानून से ही देखा 243 अच्छा अच्छा 243, ठीक है। वो ये वही कह रहा है। अच्छा अच्छा, मैंने जी लिखा है जैसे तूने भेजा है। तुमने भी नहीं देखा? मैंने सिर्फ टी लिखा है। हाँ हाँ टी है 243 243 और म्युनिसिपैलिटी 243 टी फॉर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत पंचायत से 243 डी और यहाँ पर टी, ठीक है। बात करते हैं फिर शेड्यूल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सॉरी designated scheduled area in a large part of country in which the interest of SP are to be protected, ठीक है। According to the article schedule 5th designated scheduled area in the large part of India which the interest of SP और SC are to be protected, ठीक है। सिंपल इसमें यही लिखा है, ठीक है, कि जितना भी लार्ज पार्ट जहाँ पर भी शेड्यूल्ड एरिया है, डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, और ट्राइबल एरिया, उसको लोग के जो है इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में गवर्नर हैज द पावर टू एडॉप्ट लॉ passed by the parliament and state legislature in such a way that it should the or it should that area, ठीक है, मतलब वो एरिया को वो लॉ सूट कर सके, ठीक है। वो जो लॉ जो पार्लियामेंट बना रहा है या जो स्टेट लेजिस्लेचर जो बना रहा है लॉ, ठीक है, तो गवर्नर के पास ये राइट है कि वो इस लॉ को इस तरीके से वो फ्रेम कर सके कि वो लॉ वो एरिया में अच्छे से वो मतलब सूट कर सके, ठीक है, वो एरिया में वो लॉ सूट कर सके, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसका मतलब जैसे पॉइंट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के रीजन उन लोगों को मतलब कुछ एक्स्ट्रा छूट भी मिलता है, जैसे कि आपको तुमने देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट कोई बड़ा सा स्कीम निकालती है, ठीक है, तो वहां पर लिखा रहता है कितने स्कीम में कंट्रीब्यूशन 60-40 50-50 40-60, इसका मतलब क्या है 60-40 अगर कहीं पर लिखा है 60-40 तो 60 का मतलब जो वो स्कीम बनाने में जो 60% जो पैसा लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो पैसा लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, और यहाँ पर 50-50 रहा तो 50% सेंट्रल 50% स्टेट। लेकिन अगर यही सब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहां पर जो इक्वेशन होता है वो 80-20 नहीं तो हाँ, वहां पर हमेशा जो इक्वेशन जाता है ना वो 80-20 पे जाता है, बाकी सब स्टेट में 60-40 50-50, ठीक है, या 40-60। लेकिन अगर यही सब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अगर शेड्यूल्ड एरिया में चले गए, वो जो नॉर्थ ईस्ट के खास करके वो जो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है वहां पर 80-20 का इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। 80% जो खर्चा है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20% देंगे स्टेट। मेजॉरिटी का जो और ट्राइबल पॉपुलेशन वो कहां पर है, वो साइड के एरिया में आते हैं, ठीक है।
फिर बाद में यहाँ पर खास करके जब ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बात आता है तो यहाँ पर 60-40 हो जाता है, कि वहाँ भी डेवलप वहां पर भी है। कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ट्राइबल्स के लिए या उनके ट्राइबल्स के जहां पर ज्यादा करके ट्राइबल्स है वहां पर जो गवर्नर है, तो गवर्नर के पास वो राइट है कि अगर कोई राइट पार्लियामेंट पास करते या कोई एक्ट जो पार्लियामेंट पास करता है या स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है, तो गवर्नर के पास ये राइट है कि वो पॉइंट को वो मतलब अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल एरिया वो चेंज भी कर सकता है, या तो वो पॉइंट को वो ऐसा वो लगा सकता है या उसमें कुछ माइनर चेंजेस तो ऐसे कर सकता है कि वो लॉ वो ट्राइबल एरिया को भी सूट करे। ठीक है, मतलब ये तो आपको लॉ सब जगह लगाना है। याद करो ऊपर से चीज का एग्रीमेंट, डेवलपमेंट विदाउट एनक्रोचिंग देयर कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इसका मतलब डेवलपमेंट विद देयर ओन बिहाफ ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नर के पास ये पावर है कि अगर वो अपने हिसाब से वहां पर शेड्यूल्ड एरिया में जैसे कि उनको सूट करे वो हिसाब से वहां पर एक्ट वो लगा सकता है। ठीक है, it also provide a power to governor to make a regulation for good governance and peace on that area। ठीक है, ये पावर गवर्नर के पास है कि वो वहां पर लॉ बना सकता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है ताकि वहां पर गुड गवर्नेंस हो या वहां पर पीस हो। ठीक है, उसको 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 स्टेट लेजिस्लेचर या उसको पार्लियामेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो गुड गवर्नेंस के लिए या वो एरिया में पीस के लिए गवर्नर वहां पर अपना रूल अपने हिसाब से वो रूल वो बना सकता है या कोई एक्ट वो ला सकता है। ठीक है, और यहाँ पर और एक बात दिया गया ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कौन से शेड्यूल में आता है, तो वो आता है किसके शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मतलब अगर गवर्नर को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, या वहां की जो लोकल बॉडीज है उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर लॉ यहाँ के लिए लॉ बनाने में या कोई रेगुलेशन मेंटेन करने में या यहाँ पर एक्ट को लगाने में, तो वो यहाँ पर जाके इन लोग से वो एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, या तो गवर्नर इनसे अपील कर सकते हैं कि आप हमें एडवाइस करें कि ये एरिया में हमें किस तरीके से हमें लॉ को यहाँ पर मेंटेन करके या हमें यहाँ पर लॉ का कैसे इम्प्लीकेशन करना है। ठीक है, कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट लॉ को करना है, तो ये काम होता है बेसिकली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, जो कि आता है 5th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, शेड्यूल एम टुवर्ड्स स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी for promoting the education and economic interest of the tribe। ठीक है, ये जो शेड्यूल है it responsible the state to promote the education and economic interest of tribal। ठीक है, ये जो 5th शेड्यूल है ये स्टेट को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोग की एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे चल रहा है वो आप देखेंगे। ठीक है, ओके, ऑफ कोर्स अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर लोअर लेवल तक दे दिया गया तो वो बहुत वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो स्टेट के पास ही रखा गया है। ठीक है, नहीं तो बोल देंगे ये ले भाई इतना पैसा देख ले वहां पर अपना है जो एजुकेशन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बाकियों को तो नहीं होगा, वहां के जो है मेन लीडर्स उनको भी चांदी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 6th शेड्यूल। ठीक है, 6th शेड्यूल it protect the tribal population and provide the autonomy to the community through creation of the autonomous development council that can frame the law of land, public health and agriculture and other।
ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कम्युनिटी है, ठीक है, प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द कम्युनिटी थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, यहाँ पर एक एक कम्युनिटी के लिए, उन लोग के लिए अलग से ऑटोनॉमस काउंसिल बनाया जाए। ठीक है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए, ये सिर्फ कहाँ पर लागू होगा, 6 शेड्यूल मैं आपको बताया था कहाँ कहाँ पर होगा लागू, सिर्फ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी को, अगर कोई गवर्नमेंट को अगर वहां का लैंड चाहिए, ठीक है, वहां का लैंड चाहिए कोई डेवलपमेंट के लिए, लैंड हो गया या कोई एग्रीकल्चर का लैंड चाहिए, तो आपको वो लेने से पहले आप ये नहीं कर सकते कि आप सीधा जाके आप ये लैंड मेरा है, ठीक है, ये हमें चाहिए, हमें आपका ही डेवलपमेंट करना है। तो ये करने से पहले आपको वहां की काउंसिल से आपको जाके मिलना पड़ेगा, उनसे आपको बात करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमें ये लैंड एक्विजिशन, मतलब गवर्नमेंट को अगर वो लैंड चाहिए तो वहां पर जाके उन लोग का जो ऑटोनोमस जो काउंसिल है, वो ट्राइबल एरिया को जो ऑटोनोमस काउंसिल है, उससे जाके गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ेगा। या हम यहाँ तक कि या हमें आपका जो ये जो और ट्राइबल एरिया को जो ये रिवर है, हमें हमें इसको यूज करना है, ये रिवर का हमें यूज है, तो वो यूज के लिए भी गवर्नमेंट को वो ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल के पास जाके आपको जाके वहां पे परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास ये हक नहीं है कि आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, if there are different tribes in the autonomous district, the governor can divide the district into the several autonomous region। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है, सिर्फ ये जो 6 शेड्यूल है, ये सिर्फ वहां पर ही ज्यादा क्यों वहां पर मतलब पास होता है, या मतलब उसको ज्यादा वहां मतलब खास उन लोग के लिए क्यों क्यों बनाया गया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं ना, वो कल्चर और अपने जो भाषा है उसके लिए वो पागल है। ठीक है, वो आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आउटसाइडर मतलब मैं या आपने, वो भले ही वो बंदा जो है वो आसाम का ही रहने वाला हो, लेकिन अगर उसका कल्चर और सामने वाले का कल्चर या उसका भाषा या इसके भाषे में 1% का भी फर्क आया तो वो उसको भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है ना, उसको भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। टूरिज्म है, लेकिन आप पूरे आसाम में नहीं घूम सकते, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। ठीक है, नो, ठीक है, देखो जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये अभी एक ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पर दो कल्चर वाले लोग यहाँ पर मिक्सअप होके रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो कल्चर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर तो प्रॉब्लम ये है कि अगर 1% भी आपके और मेरे कल्चर में अगर डिफरेंस आया तो मैं आपको बर्दाश्त ही नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं, उन लोग के दिमाग में ये बैठा गया कि अगर हमें, अगर कोई बाहर वाला 1% वाला भी अगर मतलब 1% डिफरेंट वाला भी हमारे कल्चर में आ गया तो वो हमारे कल्चर को ले डूबेगा। हम लोग को अपने कल्चर को, हम हमारे जो बोली है या हमारी जो भाषा है, हमारा लैंग्वेज, उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, तो ये पावर गवर्नर के पास है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में अगर इफ दे आर टू टाइप ऑफ पर्सन विथ डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट रिलीजन और द डिफरेंट लैंग्वेज, तो उसको वो डिवाइड करके वो नया डिस्ट्रिक्ट बना सकता है। ठीक है, पहले तो ये सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर 2 टाइप ऑफ मतलब ऐसा 2 ग्रुप बन गया जो कि मतलब जिनके कल्चर और लैंग्वेज मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पर गवर्नर के पास राइट है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट को वो 2 डिस्ट्रिक्ट में वो बदल सकता है। हाँ है ना, बहुत सारे मैंने आपको बोला था ना, वो बात करते बोडोलैंड की, बोडोलैंड की, तो उन लोग का पॉपुलेशन कितना है, 300-400। ठीक है, तो वो उसके लिए बात कर रहे हैं कि हम लोग को आप अलग सा एक बोडोलैंड बना। ठीक है, तो वहां के लोग मतलब सच में वो एक नेक्स्ट लेवल के आदमी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में दो ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसका मतलब लैंग्वेज में डिफरेंस है, अगर 1% भी डिफरेंस है और वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, तो गवर्नर के पास पावर है कि वो मतलब
वो जो स्टेट है उसको वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है, ताकि वहां पर आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इफ देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स in an autonomous district, the governor has the power, or governor can divide the district into the several autonomous region, ठीक है, उसको वो सेवरल ऑटोनोमस रीजन में उसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। बाद में बात करते हैं डीपीएसपी की, ठीक है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अच्छा आप लोग ये बोलो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर हाँ हमारे पास सके कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट में हम केस कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है क्या कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये सब चीज करने चाहिए, ठीक, मतलब गवर्नमेंट को हमारे लिए ये सब करना है, तो क्या हम लोग जाके केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? हाँ हम हमारे लिए ये केस, हमारे लिए ये काम नहीं कर रही है, नहीं कर सकते, वो हम सिर्फ फंडामेंटल राइट के टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट देने का नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, गवर्नमेंट के पास मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसको अगर हमारा इंक्रोचमेंट हो रहा है फंडामेंटल राइट तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा कि आपको मतलब देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, आप अपने डीपीएसपी के ऊपर आप जाके अपील आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको डीपीएसपी बहुत सारे गवर्नमेंट अभी भी तो चल ही रहा है ना, अभी भी चल रहा है डीपीएसपी के कुछ पॉइंट, या हर एक गवर्नमेंट इसको चलाती डीपीएसपी। ठीक है, तो जो है डीपीएसपी में ये साफ साफ बोला गया है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, the state shall provide or promote with the special care the education and economic interest of the weaker section of the people in the particular scheduled caste and the scheduled tribe, and shall be protected them from the social injustice in all form of the exploitation। मतलब सिंपली एक मतलब डीपीएसपी में इसका जिक्र किया गया है कि स्टेट को खास करके ख्याल रखना चाहिए, और खास करके ख्याल रखना चाहिए जो एससी और एसटी में भी जो बैकवर्ड है, ठीक है, एसटी और एसटी तो है ही, लेकिन जो उसमें भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, ठीक है, मतलब वो बहुत गरीब, तो उन लोग के ऊपर वो एक तो कम्युनिटी के ऊपर या एक वो बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर स्टेट को ध्यान देना चाहिए इन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। मतलब इनके हक के बारे में डीपीएसपी में भी, ठीक है, डीपीएसपी में भी इनका जिक्र किया गया, ठीक है। फिर बाद में आता है तो सबसे नामी दामी, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ठीक है, पीसा एक्ट 1996, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का कम और पॉलिटी का ज्यादा, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। पीसा एक्ट 1996, ठीक है। पीसा का मतलब पंचायत राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। पीसा का फुल फॉर्म है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, तो शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। पीसा एक्ट ये इसके ऊपर मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि पंचायत राज शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल ट्राइब, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर द हॉट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन प्रीलिम और मेंस में पूछे जाते हैं हमेशा, और खास करके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं हमेशा, चाहे वो प्रीलियम में हो या मेंस में हो। और अगर मैं बात करूं इसमें से भी हॉट टॉपिक, तो ऑफ कोर्स नन अनदर देन बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएस। मतलब इसमें से क्वेश्चन हर एक साल आता है, हर एक साल आने ही आने। मतलब कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो, मतलब सबको मिला के, मतलब एक में से 3-4 आप सबको मिला के, मतलब अगर आप उसको पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट करके जाओगे तो पकड़ के चलना कि 6 से 8 मार्क्स आपके यहाँ, ठीक है। बात करते हैं पीसा एक्ट की। पीसा एक्ट 1996, ठीक है। लॉ एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एंश्योरिंग द सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। ये एक्ट खास करके पास किया गया है इसलिए ताकि ट्राइबल एरियाज में भी ट्राइबल पीपल को हक मिले फॉर द सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, फॉर द सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। ग्राम, ओके। आफ्टर द, ये मतलब किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया, ठीक है। उन लोग कभी कभी भी उन लोग कमिटी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उन लोग कमिटी भी पूछते हैं, जैसे कि 2020 में उन लोगों ने वो पूछा था पंची कमीशन के बारे में, पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, ठीक है। तो हम लोग कमिटी के ऊपर ही पूछते। तो पीसा एक्ट कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया था, वो था भुरिया कमिटी। भुरिया कमिटी इन 1995, ठीक है। भुरिया कमिटी को यहाँ पर बैठाया गया था कि और हमें वहां पर पंचायत राज को शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया में हम लोग उसको मतलब कैसे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते, तो ये बेसिस के लिए यहाँ पर भुरिया कमिटी को यहाँ पर बैठाया गया। और इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब किसने रिकमेंडेशन किए थे, भुरिया कमिटी। भुरिया he was also, I think so, he was also the judge, or he was also the chairman of the tribal fundamental, ठीक है। तो मतलब सिर्फ कमिटी का नाम याद रखते हैं, ठीक है। ये भुरिया कमिटी ने यहाँ पर पीसा एक्ट को उन्होंने रिकमेंडेशन किया था, और ये जो पीसा एक्ट क्यों आया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भुरिया कमिटी इन 1995, ठीक है। ग्राम सभा अप्रूव द प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट पीसा एक्ट का ये है कि कुछ भी आप प्लान निकालो या कुछ भी आप एक्ट निकालो या प्रोग्राम निकालो या प्रोजेक्ट निकालो, ट्राइबल एरियाज में वो तभी इंप्लीमेंट होंगे व्हेन दे आर एक्सेप्टेड और दे आर अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, ठीक है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्लान निकाल दिए, कोई प्रोग्राम लेके आता है या कोई प्रोजेक्ट निकालते हैं और वो चाहते हैं कि इसका इम्प्लीमेशन या इसका इम्प्लीकेशन शेड्यूल्ड मतलब ट्राइबल एरियाज में हो, तो उसको होने के लिए वहां की जो ग्राम सभा है उसका अप्रूवल होना जरूरी है, ठीक है। कंपल्सन ग्राम सभा इज competent to the safeguard and preserve the traditional custom and cultural identity, ठीक है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन, कस्टम एंड कल्चरल आइडेंटिटी, उसका काम या उसको प्रिजर्व करने का काम किसको दिया गया है, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा is the competent to safeguard and preserve the tradition and custom of the cultural identity। ये काम ग्राम सभा का है कि वो देखे कि इन लोग का जो कल्चर है
या इन लोग का जो ट्रेडिशन है, इन लोग का जो कस्टम है वो अच्छे से प्रिजर्व हो रहा है या इसके ऊपर कोई एंक्रोचमेंट हो रहा है। या द पीपल फ्रॉम देयर आउटसाइड से उन लोग को कोई नहीं है, उन्होंने आवाज बंद हो गया। यहाँ पर ग्राम सभा को इतना पावर दिया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अगर प्लान लेके आ रही है, कुछ प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो वहां पर ग्राम सभा से उनको परमिशन लेना हो तब वो जाकर वहां पर वो लागू हो पाए। तो आप समझ सकते हो कि ट्राइबल एरिया में ग्राम सभा का कितना मतलब महत्व है। ठीक है, इसका तो मतलब मैं बोल सकते हो कि ट्राइबल एरिया में जो ग्राम पंचायत का जो है, ग्राम सभा का जो है ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल एरिया। वो ट्राइबल एरिया का वो एक तरीके से वो हेड है, लीडर है। ठीक है, ग्राम सभा आइडेंटिफाइज द बेनिफिशियरी। ठीक है, बेनिफिशियरी जैसे कि अगर खास करके अगर कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्ट निकाल दिया, ठीक है, ये जो एक्ट है ये ट्राइबल एरियाज में भी जो बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, मैंने जो बोला था ना ट्राइबल एरिया में भी रहते हैं बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो ये जो हम जो एक्ट निकाल रहे हैं खास करके ट्राइबल एरिया के जो बैकवर्ड क्लासेस है ये इन लोग के लिए, ठीक है, तो वो ग्राम सभा के हाथ में है कि वो किसको वो बेनिफिशियरी वो चुनते हैं। ठीक है, वो ग्राम सभा के हाथ में है कि वो किसको बेनिफिशियरी वो चुनते हैं। मतलब है यहाँ पर उन लोगों का कोई ये मतलब फर्नीचर का काम चल रहा है, सबसे आवाज कर दो। ठीक है, तो वो बेनिफिशियरी को चुनना मतलब ये एरिया से कौन उसका बेनिफिशियरी बनेगा, ये पावर किसके पास है, ग्राम सभा के पास है। ठीक है, वही द ग्राम सभा शुड बी कंसल्टेड फॉर द लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट, माइनर वाटर बॉडीज, ग्रांट अ लाइसेंस फॉर माइनिंग, लीज एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेट ऑन द सेल एंड कंजम्पशन ऑन एनी इंटॉक्सिंग और मैनेजिंग द विलेज मार्केट। ठीक है, ग्राम सभा का पावर यहाँ तक ही है कि अगर यहाँ तक है कि अगर गवर्नमेंट को कोई लैंड चाहिए या कोई रिवर को यूज करना है तो ग्राम सभा का एडवाइस लेना जरूरी है, या आप वहां पर कोई माइनिंग है या आप वो जो वहां पर आप माइनिंग का काम शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको वहां के ग्राम सभा से आपको अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, और जो वहां पर जो विलेज मार्केट है उसको कौन कंट्रोल करेगा, ग्राम सभा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो पीसा एक्ट है यहाँ पर सब जो पावर देके रखा है वो किसको देके रखा है, ग्राम सभा को देके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल यहाँ पर होते हैं समाप्त। एक मिनट अभी भी है ना टाइम, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते। चाइना, इंडो साइनो वॉर, एक बार मतलब बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिया साइनो क्यों हुआ, वो इसके लिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने उन लोग उसके मतलब बहुत सारे पॉइंट, ठीक है, उसके मतलब बहुत सारे फ्रेंडशिप किया था ना सर अपन ने उनके साथ, इसलिए हाँ वो सब में वो सब में डिटेल में समझाऊंगा, वो आप टेंशन मतलब वो सब में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, हमसे कहाँ पर गलती हुआ और उन लोग ने कैसे फायदा उठाया, ठीक है, वो सब मैं समझाऊंगा। मेन बात जो शुरू पे नाम आया स्टार्ट बोलने की। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं इंडो साइनो वार। इंडो साइनो मतलब जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन बोला जाता है, ठीक है, अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को अफगानी बोला जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को आतंकवादी बोला जाता है, और उनको ऐसे ही चाइना में रहने वाले लोगों को साइनो बोला जाता है। ठीक है, साइनो, SIN साइनो।
ये जो है ना ट्राइबल के जितने भी एक्ट है इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। इसके ऊपर या जितने भी कमिटियां हैं उसको अच्छे से रटना, मतलब जो भी करना वो पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए एग्जाम के समय। किससे कमिटी? कमिटीज तो ऐसे मतलब बहुत सारे, लेकिन जो मेन था ना अभी रियल कमिटी वो मेन था, क्योंकि इसके रिकमेंडेशन पे आया था पीसा है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको याद रख के जाना होगा एग्जाम में। या तो पंचायत के बारे में पूरा लेसन ही है, वो तो एग्जाम में याद करके जाना। अब थोड़ा सा बात करते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। मतलब विंडो साइन हुआ स्टार्ट, मतलब उसका एक बैकग्राउंड में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग ओवरऑल अपना एक व्यू डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो 1949 में जो चाइना की जो थी गवर्नमेंट, ठीक है, चाइनीज नेशनल पार्टी, ठीक है। 1949 के पहले जो चाइना में जो रूल कर रहे थे ना वो कौन थे? चाइनीज नेशनल पार्टी, ठीक है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने उससे वहां से उखाड़ फेंका। 1949 मतलब 1948 तक चाइना में कौन रूल कर रहा था? चाइनीज नेशनल पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करता हूँ चाइनीज, यहाँ पर जो है ना तिब्बत के भी साइड, ठीक है। जब यहाँ पर चाइनीज नेशनल पार्टी थी उस टाइम पे उन लोगों ने तिब्बत को अपना ऑटोनॉमी उन लोगों ने दे के रखा, ठीक है। मतलब मैं बोल सकूं कि दैट टाइम तिब्बत वाज हाफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, हाफ इंडिपेंडेंट, मतलब they was under the Chinese, they were under the China, लेकिन जो थी ना चाइनीज नेशनल पार्टी उन लोगों ने उन लोग को बहुत सारा छूट दे के रखा था, बहुत सारा ऑटोनॉमस दे के रखा। इसका मतलब एक तरीके से उन लोगों ने उनके इंडिपेंडेंट दे के रखा, ठीक है। मतलब आपको जैसे रहना वैसे रहो, ठीक है। आप लोग को जैसे लॉ बनाना है वैसे बनाओ, जो कल्चर में रहना है वो हमें मतलब इससे कोई मतलब लेना देना है नहीं, ठीक है। फिर बाद में आते माओ जेडोंग, ठीक है। माओ जेडोंग द चीफ और लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। जो है ना वो चाइना की आर्मी, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। वो चाइना की आर्मी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अगर जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आर्मी अब आएगा तो वो बीजेपी गवर्नमेंट का है। मतलब हालांकि मतलब इंडिया में तो ऐसा नहीं, इंडिया का अपना पर्सनल आर्मी है, चाइना में पर्सनल चाइना की आर्मी नहीं है, वहां पर आर्मी किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है। उन लोग का जो झंडा है वो कौन सा है? लाल कलर का है ना, उन लोग बोलते हैं जय लाल जो है ना अपने इंडिया में जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन लोग का जो है ना नारा, उन लोग का नारा है जय लाल। उन लोग का जो झंडा है वो लाल कलर का, ठीक है। तो इतना बात याद रखना, जो है ना यानी चाइना की आर्मी वो चाइना का पर्सनल आर्मी नहीं है, वो एक पार्टी का आर्मी है, ठीक है। लिबरेशन आर्मी ऑफ जो चाइना, पब्लिक लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, वो कम्युनिस्ट पार्टी का आर्मी है, ठीक है। जिसके चीफ थे कौन? माओ जेडोंग, ठीक है, ठीक है। जब यहाँ पर माओ जेडोंग आया, ठीक है, उसने सबसे पहला ये किया कि ये जो है ना तिब्बत ये हमारा इलाका है, तिब्बत ये हमारा इलाका, हम लोग के कल्चर, हम लोग के भगवान, हम लोग के माओ जेडोंग ने सीधा बोला कि हम लोग तो सबसे पहले भगवान को तो मानते नहीं है, हम लोग कोई भी कल्चर को मानते नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये तुम भूल जाओ कि हम तुम्हें फ्रीडम देने वाले हैं, ठीक है। चुपचाप से आके
हम में आप इंटीग्रेट हो जाओ, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इंडिया के। ठीक है, आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन द 1949 द कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू द पावर इन चाइना। ठीक है, तो इंडिया में भी दो लीडर थे जिनके अलग अलग ग्रुप्स थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू और एक थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल क्या बोल रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी, कौन वल्लभ भाई पटेल की कौन, और ये है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी। कौन कांग्रेस पार्टी के थे ना वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पार्टी के थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही बोल के रखा था कि चाइना आज नहीं तो कल हमारे लिए वो खतरा बनेगा। ठीक है, जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन लोग की सिंपल मेथड ये थे कि हम लोग किसको भी नहीं मानते। ठीक है, we only believe in the one rule, that is the communist rule। यहाँ पर किसी की भी रूल नहीं चलेगी, हम लोग जो एक्ट बोलेंगे वही एक्ट होगा। तुमको को अच्छा लगे या नहीं लगे हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम लोग जो बोलेंगे वही फाइनल। तो वल्लभ भाई पटेल थे, उनको उनको पता सर था कि आवाज आज। नहीं आ रहा है। अंशुल आपको आवाज आ रहा है? हाँ सर, मुझे आ रहा है। अंशुल का तो आ रहा है, अंशुल को तो आ रहा है आ आवाज। रहा है सर आवाज। यस सर आ रहा है। चांदनी को आवाज नहीं आ रहा, अंशुल को तो आ रहा है। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को पहले ही पता था कि ये जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी, ये कभी नहीं तो कभी आकर हमारे इंडिया पे ये मतलब हमला नहीं करेगी, मतलब कभी नहीं तो कभी ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही तो करेंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, और जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि नहीं नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेन एम है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी आर्म्स है वो आर्म्स को डिस्ट्रॉय होना चाहिए, या जितने भी न्यूक्लियर वेपन है वो डिस्ट्रॉय होने चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर इक्विलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी कभी हमसे युद्ध कर ही नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि कभी चाइना हम पर अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में कौन था, तिब्बत था। और जब से उन लोग ये डिमांड कर रहे थे कि तिब्बत हमारा है, तिब्बत हमारा है, उस समय ही वल्लभ भाई पटेल ने ये बोल दिया था कि ये चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी आज नहीं तो कल हमारे लिए खतरा बनेगी, और इसके लिए हमें अपना जो इंडियन आर्मी है उसे स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो थे जवाहरलाल नेहरू वो बोल रहे थे नहीं नहीं, हमारा जो मेन दुश्मन है चाइना नहीं, कौन है, पाकिस्तान है, चाइना हम पर हमला करेगी। ठीक है, अगर ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि चाइना हम पर हमला करेगी तो हम मतलब वो लगभग 1950s में बहुत अच्छे खासे रिलेशन भी थे हमारे चाइना के। ठीक है, वहाँ के लीडर्स कभी इंडिया आते थे, हम लोग कभी चाइना जाते थे, मतलब हमारे लीडर्स चाइना जाते थे, तो बहुत एक मतलब एक फ्रेंडली, बहुत ही क्लोज रिलेशन, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, उस समय एक नारा होता था, और जैसे ये गलवान क्लैशेस हुआ तो ये नारा हो गया हिंदी चीनी बाय बाय। ठीक है, पहले नारा होता था हिंदी चीनी हाई भाई, और जैसे ये जो हुआ ना अभी गलवान क्लैशेस, तो वो बहुत ये जो है ना टैग, ये बहुत हॉटलाइन में है, हिंदी चीनी बाय बाय। ठीक है, तो उस समय बहुत ये नारा चल रहा था हिंदी चीनी बाय बाय। ठीक है, तो वहाँ के लीडर्स यहाँ पर आते थे, यहाँ के लीडर्स वहां पर जाते थे। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कि 1955 में या 1954 में हम लोग ने उनके साथ पंजीशील एग्रीमेंट भी हम लोग ने साइन कर लिया था। ठीक है, कि वी विल नॉट शो द एग्रेशन ऑन ईच अदर, वी विल रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी। ठीक है, वी विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर इंटरनल मैटर। ठीक है, जब ये पंजीशील एग्रीमेंट साइन हो गया था चाइना के साथ, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि देखा, मैंने बोला था चाइना ना हम पर कभी हमला नहीं करेगा, अब तब तो हम लोग ने तो यहाँ पर आकर पंजीशील एग्रीमेंट हम लोग ने साइन कर भी दिया। ठीक है, तो अब हमको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे चल के मतलब एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, मतलब इसको तो मैं पूरा मैं डीप में सिखाना। ठीक है, जो एक मतलब इसके ऊपर मैं एक अलग से एक मैं लेसन देने वाला हूं, जिसका नाम है रिजांगला पास। ठीक है, द बैटल ऑफ रिजांगला पास। ठीक है, या रिजांगला, इसके ऊपर सच में मतलब वहां पर ऐसे मतलब खूनी जंग हुए थे कि उसके
बारे में अलग से पढ़ना उसका एक हक बनता है। ठीक है, लगभग कितने 120 सोल्जर के सामने थे 5,000 चाइनीज सोल्जर। इंडिया के थे 120 सोल्जर और चाइना के थे 5,000 सोल्जर। और जब एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आए वो ये था कि इंडिया के 140 सोल्जर वेर डेड एंड चाइना वेर लॉस्ट देयर 950 to 1,000 सोल्जर। मतलब समझ सकते हो कि इंडिया के 120 सोल्जर्स ने चाइना के हजार सोल्जर को मार गिरा। ठीक है, और यहाँ पर जो थे हीरो मेजर शैतान सिंह, ही वाज फ्रॉम द राजस्थान। इन्होंने सीधा यही बोला था कि मतलब जिसको यहाँ से जाना है वो जा सकता है, ये भूल जाओ कि ये बैटल के बाद में हम लोग जिंदा लौट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द सुसाइड। ठीक है, और जो यहाँ पर जंग हुआ था, मैंने बोला था ना, यूनेस्को ने इसको टॉप 8 ब्लडेड वॉर में इसको मेंशन किया। वर्ल्ड में टॉप 8 के मोस्ट डेडलीस्ट वॉर में इसको मेंशन किया यूनेस्को ने, जिसका जिसमें नाम आता है रिजांगला का। ठीक है, बैटल ऑफ रिजांगला पास, जहां पर खुद चाइनीज सोल्जर ने हमारे इंडियन आर्मी को उन्होंने ट्रिब्यूट दिए थे, रिस्पेक्ट दिया था शैतान सिंह को। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरे में बात करते, ठीक है, पूरा मतलब बेसिक से लेके पूरा क्या क्या हुआ था ये। अच्छा, वार के बाद में कैसे कम्युनिस्ट पार्टी में जो के दौर के पर कल नहीं तो परसों। ठीक है, चलो कल आ जाऊंगा सर। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री लेक्चर में। ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है, बाय सर। ओके बाय।
हो गया ना सर? चलो ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो अभी तक कोई आया नहीं वैसे, कोई नहीं। तब तक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से ही बात कर लेते थोड़ा। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट का हम लोग जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले, एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो स्पेशली उन 4 टॉपिकों के ऊपर फोकस करते हैं। शायद मैंने लास्ट टू लास्ट वीक जो है ईएसआईसी का भी एग्जाम लिया था, और उसमें मैंने आपको बताया, उसमें भी हमने वो 4 टॉपिक स्पेशली प्रैक्टिस किए। ठीक है, 4 टॉपिक ही हम लोगों ने स्पेशली प्रैक्टिस किए थे। तो फिर से आज जो है वही हम लोग चीजें करेंगे, रिपीट करेंगे। और लास्ट टू लास्ट, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर में बस ये 4 टॉपिक प्रैक्टिस नहीं करवाने वाला हूँ। मेरा प्लान ये है कि 4 टॉपिक के थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा नंबर सीरीज लिया जाए, ठीक है ना, नंबर सीरीज थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उन 4 टॉपिकों में जो नंबर सीरीज होता है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज थोड़ा सा 1 घंटा स्पेशली उसको देकर हम लोग एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी का 1 आवर रहेगा, स्टार्टिंग का 1 आवर, उसमें हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन, फिर डीआई की कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 5 मिनट और रुकूंगा मैं, क्योंकि ऑफलाइन में अभी तक कोई आया नहीं। तो 5 मिनट के बाद जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, 5 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी तक ऑफलाइन बैच में कोई आया नहीं। इधर लेक्चर में नहीं बैठना है आप लोग को? लेक्चर में नहीं बैठना है तो फिर? अच्छा मैम है वो, मुझे लगा स्टूडेंट है। चलो ठीक है, तो तब तक मैं काम करता हूँ, एटलीस्ट क्वेश्चन तो भी लिख के रखता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तब तक ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफलाइन का स्टूडेंट नहीं आया। आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी का एग्जाम्स आप देते रहोगे, काफी एग्जाम्स दिए रहेंगे किसी ने अगर तो। टाइम हो गया है 7:15। क्या करूँ मैं अभी? चलो, इनऑफ इज इनऑफ, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुझे रुको 1 सेकंड में बोल के उधर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है।